हेलो स्टूडेंट्स, कैसन बा। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद है कुछ? हमने लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में बात की थी, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं इसकी बात की थी, इंसुलेटर को कैसे चार्ज करते हैं इसकी बात की थी, है ना। कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं इसकी बात की थी। फिर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, फिर उसके बाद में क्यों पॉजिटिव या क्यों निगेटिव, इन सब का हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। क्लियर। अब हमारा चार्ज टॉपिक पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। आज का हमारा हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ऐसे बोल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात होती है। ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है भाई, क्या होता है जरा बताना क्या होता है। तो ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, अब इंटरेक्शन फोर्स बोले तो अट्रैक्शन और प्लस रिपल्सन दोनों इंक्लूडेड है इंटरेक्शन के अंदर। ठीक है। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, उसी इंटरेक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है भाई, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब मैं थोड़ा सा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करता हूँ। फंडामेंटल फोर्सेस ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, सबको मालूम है नेचर में कितने टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, फंडामेंटल 4। कौन कौन सा नहीं याद है, चलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर है आपका न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट है आपका वीक फोर्सेस। ये अब हमें ये भी मालूम है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, और सबसे वीकेस्ट कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, वीक फोर्सेस। क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही पार्ट है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्लियर। अब तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसका मतलब किस टाइप का फोर्स हुआ, क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स में काउंट। न्यूक्लियर फोर्स के बाद दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्लियर। तो अब मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो है एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। तो जरा इसे कॉपी कर लेते हैं, लिख लेते हैं जरा, अंग्रेजी में थोड़ा लैंग्वेज बना के लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। ये हमने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जरा बताओ। द इंटरैक्शन फोर्स between two charged particles called electric force, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। अच्छा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। कौन सा, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। क्लियर। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है, और जो कि सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का, न्यूक्लियर फोर्स के बाद। क्लियर।
मिटा दूं? चलो कॉपी करो इसे आप, बाकी आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, डिस्कस कर लिया। अब ना हम जरा आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा गलत हो, है ना, ध्यान देना है। क्या बात करा हमने, अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, ये है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या, अच्छा इसको ना एक चीज और बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक। कूलम्ब्स लॉ बोलो या क्या बोलो आप, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलो। अच्छा कूलम्ब्स के तो आगे भी बहुत सारे लॉज हैं, तो इसीलिए लिखा जाता है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब तो कूलम्ब्स लॉ है क्या, देखो अभी तो हमने डिस्कस करा कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। लेकिन क्वेश्चन तो अभी ये है ना भाई, अगर दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है कितना फोर्स लगेगा, दो चार्ज पार्टिकल अगर दो अलग अलग पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये तो हमने पढ़ लिया कि उनके बीच में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो इन सब का पता लगाने के लिए कूलम्ब्स ने लॉ दिया है, उसी को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, और ध्यान रखना स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, नॉट मूविंग, मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए कूलम्ब्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, आगे हम बात करेंगे, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है क्या लॉ, लॉ है क्या, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है लॉ। कूलम्ब्स ने क्या बोला था कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 जो कि दो पॉइंट A और B पे रखा हुआ है, सिंपल है, दो पॉइंट है A और B और वहां पे दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1 और Q2, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस है R, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलम्ब्स ने क्या बोला था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। क्या बोला मैंने कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी Q1 इंटू Q2। अच्छा, और ये एक्सपेरिमेंटल है ना। फिर उसके बाद में क्या बोला कि लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, यही कूलम्ब का स्टेटमेंट है। आई बात समझ में, क्या है कूलम्ब का स्टेटमेंट, कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेज के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, इनको मैं कंबाइन करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जरा बताओ, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, K क्या है, K कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, होगी कि नहीं होगी। अरे जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, ठीक। तो अभी जो भी होगी वैल्यू, अभी हम आगे लिखते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या है, कितना है, किस मीडियम, हो सकता है कि मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता हो सकता है, आगे हम डिस्कस करते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स का स्टेटमेंट क्या है, समझ में आ गया। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। चलो, तो जरा मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ जरा। है क्या स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, जरा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग
to this law the electric force between two stationary point charge, ध्यान देना, stationary point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them बोले तो between charges, क्लियर। यानी दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। ए पॉइंट बी पॉइंट, चार्जेज है Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है क्या, R, क्लियर। चलो इसे जरा जल्दी करो, फटाक से कॉपी करो, फटाक से जल्दी कॉपी करो। चलो ठीक है, कर लिया कॉपी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी को जरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी तो चाहिए होगा। अरे ये तो हमने लिख लिया ना कि होता क्या है, कूलम्ब्स का लॉ है क्या, ये तो लिख लिया। अब ये भी तो हमें बताना पड़ेगा भैया, मैथमेटिकली भी तो बताना होगा। तो देखो मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या है, देखो फोर्स F क्या है, दोनों चार्ज के बीच का फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये लिखा मैंने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे भैया। यही है कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेट, और इसी के ऊपर तो हम भैया बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब लेकिन अभी हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, और क्या कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं, यहीं पे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जरा देखना जरा क्या है ये, वेयर K इक्वल टू पॉजिटिव प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, सोचो जरा सोचो क्या होती है वैल्यू, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ER। किसकी वैल्यू होती है ये, K की वैल्यू होती है। आई बात समझ में, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ER, ठीक है। अब इप्सिलॉन नॉट क्या है, ER क्या है, तो अभी हम लिख लेते हैं। तो K की वैल्यू अब इसमें पुट करूं, ये जो K की वैल्यू है कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में पुट कर दूं, तभी तो एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल के आएगा भाई। करो पुट, देयरफॉर कूलम्ब्स लॉ जो बन जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ER इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये है कूलम्ब्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये जाके कंप्लीट हुआ है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ER, ठीक। अच्छा, अब जहाँ पे इप्सिलॉन नॉट क्या है या ER क्या है, इसकी भी तो बात करनी पड़ेगी। कर लेते हैं ना बात, फिर लो देखो जरा कर लेते हैं बात। तो ये कॉपी कर लेना आप, मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखो है क्या, अब इप्सिलॉन नॉट जो है ये, इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री
फ्री स्पेस या आप वैक्यूम भी बोल सकते हो, है ना, कभी कभी एयर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यूनिट भी तो होगा कुछ, तो यूनिट निकालना आपने सीख रखा है, कहाँ सीखा हुआ, 11th क्लास में, डायमेंशनल एनालिसिस में। तो निकालो जरा यूनिट इसका क्या आ जाएगा भाई, इसका यूनिट आ जाएगा के, मैं ऐसे रफ में निकाल रहा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा ये मीटर, सॉरी इप्सिलॉन नॉट का निकालना है ना, एक गलत हो गया, इप्सिलॉन नॉट का हमें निकालना है ना, तो क्या आ जाएगा ये 1/kg, फोर्स का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आपका हो गया चार्ज का कूलम्ब स्क्वायर और अपॉन मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा जरा बताना, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, पर केजी, ठीक। फिर आपका हो जाएगा पर मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट लिख ली, सही निकाला ना यूनिट। हमें इसका निकालना था, मैंने इसे क्रॉस करा, फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर उसके बाद में चार्ज का हो गया, और फिर ये, हाँ ठीक है सही लिखा हुआ, पर kg पर मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये इप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक। अब ई आर क्या है भाई, अच्छा देखो ई आर को किसी किसी बुक में के भी लिखते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं भाईजान, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो होती है ऑलवेज, ई आर की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है, फॉर एनी मीडियम, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू ना 1 भी होती है भाई, 1 भी होती है, लेकिन किसके लिए, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस भी बोल लो, फ्री स्पेस या समटाइम्स एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि एयर के लिए एग्जैक्टली 1 नहीं होती है, 1.00 समथिंग होता है, ठीक है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1 मान के चलते हैं। एक और इन्फिनिटी भी होती है इसकी वैल्यू भाई, इन्फिनिटी भी होती है कंडक्टर्स के लिए, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। मैं सीधे ऐसे मेटल लिख दूं, चलो कंडक्टर ही लिख लेते हैं, या ऐसे लिख लो मेटालिक कंडक्टर ही लिख लो, है ना, कंडक्टर मतलब समझ जाना है ना, मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। वैसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वगैरह इन सब की बात। चलो मैं काम करता हूँ, मेटल्स लिख लेता हूँ, सीधे लिख देता हूँ हटा के, मेटालिक कंडक्टर। आई बात समझ में, बोर्ड वाले ध्यान से, है ना, इनको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कोई भी मीडियम हो। 1 के इक्वल होती है वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए बोल लो, और इन्फिनिटी होती है किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए। आई बात समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब अगर जब हम एयर की, क्योंकि हम जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या है, एयर मान लेंगे, एयर दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर एयर है तब तो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ई आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब 1 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जना बताना क्या बनेगा, फॉर्मूला बना दो ना, ई आर की वैल्यू 1 पुट कर दो, लो ई आर की वैल्यू मैंने क्या करा, यहीं पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये हटा दो इसे, हो गया काम खत्म। और इसी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस भी, है ना। तो एयर या वैक्यूम होगा तो उसके लिए फॉर्मूला आज के बाद से क्या लिखोगे आप, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अरे है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अभी एक चीज हम और कैलकुलेट करेंगे, जरा एक चीज और निकालते हैं, और वो चीज क्या है भाई, क्या है वो चीज जो हम निकालने जा रहे हैं अभी, तो वो हम ये निकालेंगे क्या, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे ना तो बार बार हम ऐसे थोड़ी कि इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो देखो 1/4π इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹,
कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर एसआई यूनिट में। और इसकी वैल्यू होती है 1 किसमें डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो चार्ज की हमने सीजीएस यूनिट क्या पढ़ा था ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब, ठीक है। तो चलो मैं इसको सीधे सीजीएस लिख देता हूँ, है ना। सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और एसआई यूनिट में क्या होती है 9 इंटू 10⁹। याद रखना भाई, आज के बाद से रट जाओ नहीं से, अरे बिल्कुल रट जाओ बिल्कुल। कैसे 1/4πε0 की वैल्यू एसआई यूनिट में क्या होती है 9 इंटू 10⁹ क्या होती है 9 इंटू 10⁹। और सीजीएस में जो कि बहुत कम यूज होगा सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का नहीं। चलो अब ये तो हमने पढ़ लिया कूलम्ब्स का लॉ क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए कितना होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, करते हैं ना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो, when the whole apparatus या arrangement या एक काम करो इसको कैसे ऐसे लिखे, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखा when system of 2 point charges, when system of 2 point charges completely emerged into water from air, then the electric force will get ... क्या ऑप्शन लिखा मैंने, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज, दूसरा है डिक्रीजेज, तीसरा है रिमेन सेम और चौथा है कांट बी डिटरमाइंड। चलो बताओ जरा आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब है कि 2 पॉइंट चार्जेस था, एयर से उसको पानी में डुबा दिया गया, तो अभी भी तो फोर्स चार्ज है तो फोर्स तो लग रहा होगा ना, तो जो एयर में लग रहा था और जो वाटर में लग रहा फोर्स, तो उनमें क्या फर्क पड़ा, घटा बढ़ा कि सेम रहा, ठीक है। अब जरा सोचो, क्या अभी हमने एयर के लिए बात किया था, एयर के लिए फॉर एयर, अगर मैं एयर में अगर फोर्स की बात करूं तो क्या लिखा था हमने 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। लेकिन अगर इसी को मैं अगर वाटर में अगर डाल दूं तो वाटर के अंदर फोर्स, वाटर तो मीडियम हो गया भैया, अरे मीडियम ना हुआ का ER आएगा इंटू Q1 Q2/r²। अब देखो डिनोमिनेट, इसकी वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है ना, अरे ER की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी होती है, और जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ओवरऑल वैल्यू तो घट जाती है, नहीं घटती है। कैसी बात कर रहे भाई, जैसे मैंने लिखा 4/5, ये लिखा 4/7, ये लिखा 4/9, तो इसकी वैल्यू सबसे कम नहीं होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी क्योंकि इन तीनों के कंपेयर अगर करें तो, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, तो वैल्यू क्या हो गई घट गई, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा डिक्रीजेज। आई बात समझ में। यानी अगर हम किसी 2 पॉइंट चार्जेज को अगर हम किसी मीडियम में लेके जाते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स लगने वाला चार्ज के बीच में क्या होगा उतना ही कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करो।
क्वेश्चन क्या है देखना जरा। क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, वो लिखता हूँ अभी क्या है क्वेश्चन। चलो देखना जरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जरा कॉपी कर लिखो फटाफट। क्वेश्चन है कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 point charges becomes get doubled also magnitude of charges get क्या, चलो इसको हाफ कर लेते हैं, हाफ्ड, then the resulting force will get डॉट करो जरा, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया सॉरी, डिस्टेंस डबल कर दिया लेकिन मैग्नीट्यूड आधा कर दिया। तब आप बताइए फोर्स लगने वाला कितना, अब कितना फोर्स लगेगा, मतलब इनिशियल फोर्स का कितना गुना हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। करो, ट्राई करो फटाक से। कर लिया? चलो बात कर लेते हैं। देखो अभी हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बेसिकली किसके लिए, ये है 12th बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। अच्छा अब जरा बताओ, पहले इनिशियल फोर्स F मानोगे तो क्या लिखूं, इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो मैंने मीडियम मेंशन नहीं किया है तो मतलब एयर एज्यूम करोगे आप, ठीक है। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नया फोर्स F डैश इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया, सॉरी हाफ हो गया, क्या आ जाएगा Q1/2 इंटू Q2/2 अपॉन, ये तो डबल हो गया ना, नहीं हो गया डबल, क्या आ जाएगा बताना जरा। तो ये आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 1/16 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये इनिशियल फोर्स तो है कि नहीं इनिशियल फोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, F डैश इक्वल टू F अपॉन 16, मतलब क्या होगा 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, नया फोर्स क्या हो जाएगा 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं जरा। अब एक क्वेश्चन और करो जरा फटाक से जल्दी। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन 2 point charges separated 1 centimeter apart in air। मतलब आपको 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में मिनिमम फोर्स निकालना है। अब कितना पॉसिबल है, और दोनों चार्ज पार्टिकल कितने से सेपरेटेड है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। करो फटाक से करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, कम ऑन, फास्ट। हो गया कर लिया सॉल्व? अभी नहीं, चलो हो गया। अब देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं करा देख लो। अब जरा बताओ, चार्ज हमने पढ़ लिया, चार्ज टॉपिक पढ़ लिया, तो बताओ सबसे मिनिमम चार्ज कौन सा होता है, किसका चार्ज होता है, सोचो। पिछले क्लास में पढ़ा था, अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सबसे जो मिनिमम चार्ज, छोटा चार्ज होता है, वो किसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज था, और ये 1 सेंटीमीटर सेपरेटेड है, और यहाँ पे जो Q1 है वो भी इलेक्ट्रॉन है, और Q2 भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा? बचा कुछ? अब कुछ नहीं बचा भाई, करो ना।
लो F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कर दूँ सब, कर दो। 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 और Q2 दोनों सेम है। 1.6 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो ना। अब ये भी करना पड़ेगा मुझे? अरे नहीं नहीं, गलत बात। बोलो क्या लिखूं, बताओ जरा। ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर -38 अपॉन 10 की पावर -4। ठीक है, चलो बताओ जरा। 13 25 बचेगा, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर -25 न्यूटन आंसर। कैलकुलेशन देख चेक कर लेना है ना, बाकी इसको मल्टीप्लाई करना है। 2.56 है वो, मल्टीप्लाई करते रहो। क्लियर, कोई दिक्कत ना। अब एक क्वेश्चन और करो ना, एक क्वेश्चन और करो। और वो क्वेश्चन है क्या, लिखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू TO2 ग्रेविटेशनल फोर्स acting between an electron and a proton separated 1 centimeter apart in air। लो करो तो फटाक से, जल्दी से, जल्दी करो, फास्ट, जल्दी, कम ऑन, फास्ट। हो गया, कर लिया। चलो बात कर लेते हैं जरा, देखते हैं किनका आंसर सही आ रखा। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या है जरा देखना। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। मैं सीधे लिख रहा है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2। अरे ये भी लिखना पड़ेगा का, गलत बात है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। पुट करना है वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज दोनों पे सेम होता है। 1.6 10 की पावर -19 अपॉन क्या का होल स्क्वायर, दोनों सेम है ना चार्ज। आर स्क्वायर, आर है 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 का 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो जरा, इसे कितना आएगा। बहुत कैलकुलेशन है भाई, बहुत कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 2.56 इंटू कितना आया था उस टाइम, 25 आया था, 25 न्यूटन। इतना आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो भाई हमें कहाँ जाना होगा, अरे बताना कहाँ जाना होगा। 11th क्लास में क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बोलो क्या आ जाएगा, फिर बताओ ना क्या आ जाएगा। G की वैल्यू 6.67 यही होता है ना, इंटू मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर -31 इंटू अब किसका मास, प्रोटॉन का मास 1.67 10 की पावर -27 अपॉन आर स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो सॉल्व करो, कैलकुलेशन है अपना, सॉल्व करो इसे। चलो जो भी है ना सॉल्व करना। अब सॉल्व हमें तो निकालना क्या है नाउ, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है ना भैया। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया। जब इसे सॉल्व करोगे ना आप, तो इसका जो ऑर्डर आता है वो क्या आ जाता है आपका 10 की पावर 42 लगभग, अप्रॉक्सीमेट में क्या आ जाता है 10 की पावर 42 की 41। सॉल्व करो इसे।
चलो 42, 10 की पावर 42, ठीक है। अब इससे हमें एक कंक्लूजन निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है, और वो निष्कर्ष क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देख रहे हैं? अरे दिखा कुछ? क्या दिखा यहाँ से बताओ जरा आप। इससे क्या क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 की पावर 42 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अरे इससे यही तो कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू 10 की पावर 42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बुझाया? इसीलिए अब एक चीज नोट करके देखो, जब हम चार्ज की बात करते हैं, अब मान लो ये दोनों पॉजिटिव है, मैंने मान लिया, जस्ट एज्यूम कर लिया दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा ना भाई, होगा रिपल्सन, होगा रिपल्सन। लेकिन चार्ज का मास भी तो होगा, पढ़ा था हमने, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है, बट बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज किससे बनता है भाई? इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास नहीं होता, होता है। चलो, तो इन चार्जेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी अभी हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, 10 की पावर 42 गुना ज़्यादा, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसे निगलेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो आज के बाद से आपको एक चीज़ जो मैं अभी नोट करके लिखा रहा, ये आपको हर हाल में दिमाग में याद रखना है, फिट रखना है। और मैं लिखा क्या नोट करके, तो देखना ज़रा नोट में क्या लिख रहा मैं। नोट क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग between two charges, but gravitational force neglected। क्यों? because it is very weak as compared to electric force। क्लियर? कोई दिक्कत? याद रखना आपको, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप लगता है, लेकिन वो इतना कम लगता है कि हम उसे क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन आप और करो, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये हाउ कैन यू डिवाइड चार्ज कैपिटल Q into two parts so that they experience maximum force। मतलब एक चार्ज Q है, उस Q चार्ज को आपको दो पार्ट में तोड़ देना है, डिवाइड कर देना है, जिससे कि उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स मैक्सिमम, जितना ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा पॉसिबल है, मैक्सिमम फोर्स लगे। ठीक है, करो फटाक से करो, ज़्यादा जल्दी फास्ट। लो, टाइम दिया थोड़ा सा, करो जल्दी, वीडियो पॉज करो। हो गया? कर लिया? पक्का? चलो देख लेते हैं अब जरा सॉल्यूशन। देखो,
हमें क्या करना है, Q को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने मान लिया इसका एक पार्ट है Q, तो बचेगा कितना भाई, Q माइनस Q। अरे 100 में से अगर 20 निकालेंगे तो 80 तो बचेगा, तो Q में से Q निकाल दिया तो Q माइनस Q तो बचेगा, नहीं बचेगा। अब इनके बीच किसी न किसी डिस्टेंस पर रखा होगा ना, ये जो भी डिस्टेंस है गिवन है, फिक्स है, R है, ठीक है। निकालना फोर्स जरा, F इक्वल टू क्या लिखोगे, चलो मैं K लिख रहा, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इसको जरा मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा, QQ माइनस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स निकाल ली, ठीक है। अब ना थोड़ा सा कैलकुलस का यूज होगा भाई, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा तो होगा 11th क्लास में। अगर मान लो अगर आपने कैलकुलस अभी तक नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास मैथमेटिकल फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा। तो बोलो मैक्सिमम फोर्स के लिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स का डिफरेंशिएशन। देखो मैंने Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, क्यों किया, क्योंकि Q तो वेरिएबल है ना, ये हमने खुद एज्यूम किया है, पैरामीटर है, वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल है तो इसी के, क्योंकि वेरी तो Q कर रहा, कैपिटल Q क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। R और K कांस्टेंट। तो बोलो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करो तो फटाक से इसका, बोलो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ K QQ माइनस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देखो K और R स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जीरो के पास भेज दो, क्या बचेगा फिर, डेरिवेटिव ऑफ QQ माइनस Q स्क्वायर अपॉन DQ। कर दो ना डिफरेंशिएट, करो, Q कांस्टेंट है, स्मॉल q का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस आ गया 2q इक्वल टू 0, और फाइनली हमारा आंसर नहीं आ गया। बोलो तो q बराबर क्या आ जाएगा, 2q, तो q क्या आ गया, q/2। यानी कि उस चार्ज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, उस चार्ज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जरा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे हमने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करे, फिर न्यूमेरिकल्स थोड़े से। अच्छा, अब ना हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेट फोर्स 0, ये भी क्वेश्चन ही है, ये भी क्या है, क्वेश्चन का ही एक टाइप है, और ये जेई और नीट वालों स्पेशल है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये लिखा मैंने क्या, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट on the line joining of 2 point charges where electric field is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी कि दैट इज a third charge do not experience any force, इलेक्ट्रिक फोर्स। हेडिंग है छोटा सा लेकिन काफी काम का है। क्या बोला मैंने, क्या है टॉपिक, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्ज है और 2 पॉइंट चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है, उस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर एक पॉइंट आपको पता करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, यानी कि अगर वहां पे हम कोई चार्ज अगर डाले तो वहां पे कोई भी फोर्स ना लगे उस चार्ज के ऊपर, ठीक है। 2 केस है, चलो इसे मिटा देता हूं। अब दोनों केस है क्या क्या डिस्कस कर लेते हैं, दोनों केस के बारे में। आसान है, बहुत ही आसान है। ये है पहला, when both charges
बोथ आर लाइक चार्जेज, व्हेन बोथ आर लाइक चार्जेज, यानी जो दोनों चार्ज है वो क्या है, लाइक चार्जेज है। लाइक चार्जेज बोले तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। लो जरा, लो भाई आ जाओ, ए आना, देख इधर, ये Q1 है, ये Q2 है, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। क्या मान लिया, R मान लिया। अब पहले हमें ये पता करना है, देखो ये A है और ये B है, तो अब यही तो है इसका लाइन ज्वाइनिंग, अरे ये भी तो लाइन ज्वाइनिंग है चार्जेज का। तो अब हमें ये पता करना है कि बिटवीन चार्जेज होगा या बियॉन्ड चार्जेज होगा। वो एक पॉइंट है, वो A और B के बीच में होगा कि A और B के बाद में, बियॉन्ड होगा। ठीक, करे डिस्कस, थोड़ा करो ना। देखो अगर ये लाइक चार्ज, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो। अब मान लो हमारे पास एक तीसरा चार्ज है Q, हम मैं ना पहले चेक कर रहा है कि A और B के बीच में कहीं वो पॉइंट A और B के बीच में तो नहीं है, पता करना होगा ना, टेस्ट करते हैं ना, प्रैक्टिकल कर रहा है ना, एक छोटा सा एक्टिविटी कर रहा। तो एक स्मॉल Q चार्ज है, तीसरा चार्ज है, चलो इसे पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव कर दे रिपेल, पॉजिटिव कर दे रिपेल। अरे इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा ना। अच्छा अब सोचो, अब मान लो अगर ये निगेटिव होता तो क्या होता, तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करता और ये पॉजिटिव इसको इधर अट्रैक्ट करता। यानी दोनों ही केसेस में क्या है, इसके ऊपर फोर्स लगने वाला, इस Q चार्ज, थर्ड चार्ज के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि फोर्स 0 हो सकता है। कब, जब दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, अरे ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, नेट फोर्स 0, F नेट फोर्स 0, यानी कि A और B ही, दोनों चार्जेज का जो पोजीशन था A और B, तो एक वो उस पॉइंट का लोकेशन कहाँ होगा, इसी A और B के बीच में होगा। अब आप बोलोगे क्या, नहीं सर हमें तो बाहर भी चेक करके दिखाओ, हमें नहीं है भरोसा, हो सकता है बाहर भी हो। करो ना, अरे कोरोना नहीं है ना, करो ना। ठीक है, ये अब देखो, अब इस तीसरा चार्ज जो था ये, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, चेक करने के लिए यहाँ ला दिया, और अब पहले हमने पॉजिटिव मान लिया इसे। तो पॉजिटिव अगर होगा तो ये पॉजिटिव तो इसको रिपेल कर देगा, और ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा। कभी फोर्स 0 हो ही नहीं सकता है। हो सकता है, अरे फोर्स 0 तब होता जब अपोजिट में लगते फोर्सेस, तब 0 होने की पॉसिबिलिटी थी, चांसेस थे। लेकिन इस केस में तो कभी फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। लो इधर चेक करो, लो यहाँ पे मैंने इस बार निगेटिव मान लिया। ठीक, तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी यहाँ पर भी चार्जेस, थर्ड चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा, यानी कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो जब दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होते, रट आज के बाद से भेजा में घुसा बिल्कुल, कि अगर दोनों पॉइंट चार्जेज अगर लाइक चार्जेज हुए तो एक पॉइंट की एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी उन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होती है। ठीक है, अब वो पोजीशन कहाँ है तो उसे भी निकाल लेते हैं। चलो देखो, तो ये मैंने लिखा, ये है स्मॉल Q चार्ज था, ये है, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस पर है ये, तो ये वाला डिस्टेंस तो भैया अंडर स्टूड है, क्या आ जाएगा, इसको ना मैं d मान लेता हूँ। ठीक है, d मान लो, ये आ जाएगा d माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो, तो मैं ज़रा लिख लूँ, जब दोनों चार्जेस जब लाइक होते हैं तो क्या होता है, देन इन दिस केस क्या, द पॉसिबल पॉइंट, द पोजीशन ऑफ पॉसिबल पॉइंट लाई between the line joining of charges। ठीक है, अगर दोनों चार्ज अगर लाइक चार्ज है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो उस पॉइंट का पोजीशन होगा जहां फोर्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो कहाँ होगा, इन A और B के बीच में होगा। ठीक है, अच्छा देखो, इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला ये भी है, ये भी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो फोर्स 0 कब होगा, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, मतलब Q1 का फोर्स और Q2 का फोर्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी फोर्स ड्यू टू A क्या हो जाए, फोर्स ड्यू टू B के
इक्वल हो जाए। मैं देखो अभी मैं वेक्टर का यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा, ठीक है। अब जरा बोलो तो एक इसका फोर्स बताओ क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 और यहाँ Q2 तो स्मॉल q है अपॉन आर स्क्वायर कितना है, इसके डिस्टेंस कितना x है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब बोलो इसका बताओ जरा चार्ज क्या है, के Q2 इंटू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो के और क्यू तो कट जाएगा भाई, के और क्यू कट जाएगा। अब देखो अब यहाँ से काफ़ी तरीके हैं सॉल्व करने के, क्वालिटी इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो। मैं ना थोड़ा डायरेक्ट कर रहा सीधे इसे, इस एक्स स्क्वायर को इधर कर लो, Q2 को डिवाइड करो, क्या बन जाएगा d अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 को डिवाइड करा, x को उधर भेज दिया, सॉरी x था वो, d नहीं था x था, ये x है, ये स्क्वायर लगा के रूट लगा दूं। मैं पहले ही बता रहा, मतलब मैं पूरा मैथमेटिक्स फॉलो नहीं कर रहा है ना, डायरेक्ट लिख रहा। क्या आ जाएगा बताओ, x अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल टू, प्लस माइनस भी आएगा, मैं नहीं लगाऊंगा प्लस माइनस, ठीक है, Q1 अपॉन Q2। देखो क्रॉस कर लेते हैं जरा इसे, क्रॉस करो क्या आ जाएगा, x रूट Q2 इक्वल टू डी रूट Q1 माइनस एक्स रूट Q1। देखो ये इसको ये आके प्लस हो जाएगा इधर, तो x हो जाएगा कॉमन, तो ये बनेगा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इक्वल टू डी रूट Q1। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई, रट लेना इसे। अब क्या आ जाएगा x, डी अंडर रूट Q1 अपॉन Q1 प्लस रूट Q2। लो तो यही हमारा पोजीशन आ गया। अब देखो x कहाँ से था, a से, Q1 से डिस्टेंस है इसीलिए ना ऊपर Q1 आ रखा है। अगर मैं इधर से निकालता, ये वाला डिस्टेंस निकालता, तो Q1 की जगह पे Q2 रख दो आप, तो ये वाला इधर से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और वैसे भी जैसे भी कर लो, अगर ये निकाल लिया पूरे में से माइनस कर दो इसे, तो ये तो अपने आप आ जाएगा ना। आई बात समझ में, क्लियर, पक्का, कंफर्म। चलो तो कब था ये, जब दोनों के दोनों चार्जेज क्या हो, लाइक चार्ज हो। एक और बस एक छोटा सा इसी का, अब अनलाइक चार्जेज है, ठीक है। करो कॉपी करो फटाक से, जल्दी करो कॉपी, कर लिया। चलो, व्हेन बोथ आर अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज, then in this case the position of possible point lie between अब lie beyond, between नहीं, अब क्या आ जाएगा, lie beyond the line joining of charges, यानी अब इसके बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। कैसे समझ लेते हैं वैसे फिर से। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। चलो देखो जरा है क्या, क्या है, ये है Q1, ये है Q2, बीच का डिस्टेंस हमने D माना हुआ, और फिर उसके बाद में इसका A नाम दिया था, इसका B नाम दिया था, और ये इनका लाइन ज्वाइनिंग है ये, ठीक है। अब देखो अब चेक, ये अब दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज है, यानी अगर ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे ना एक चार्ज रख के देखता हूँ जरा, स्मॉल q, लग रहा है क्या हो रहा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, ये इसको रिपेल कर देगा, और निगेटिव इसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर देगा। फोर्स जीरो होगा ही नहीं, सेम डायरेक्शन में लग रहा। अच्छा अगर ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। अभी भी नहीं हो रहा, यानी कि बीच में आप कहीं भी रख लो फोर्स जीरो होगा ही नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कहीं चांस ही नहीं है। अगर जब दोनों चार्ज क्या हुआ, अनलाइक चार्ज हुआ, तो इसका मतलब कहाँ होगा वो, किधर की तरफ होगा वो, बियॉन्ड चार्जेस। कहाँ होगा वो, बियॉन्ड चार्जेस, यानी कि इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बाहर, बिटवीन नहीं, इसके ए से लेफ्ट में और बी के राइट में, ठीक है। आप कहीं से भी कहीं भी मान लो। चलो, और होता किधर की तरफ है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उस साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो कहाँ मान लूँ जरा बताओ। चलो मैं इधर मान ले रहा, मैंने एज्यूम कर लिया खुद से ही कि Q1 जो है स्ट्रॉन्ग है, वीक है सॉरी, एज कंपेयर टू Q2, ठीक है। जो Q1 और Q2 में जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी उधर की तरफ ही होगी, तो मैंने यहाँ पे मान लिया। अब देखो रखो यहाँ पे चार्ज, अगर Q चार्ज अगर रखोगे आप,
अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तो इसे क्या करेगा, रिपेल कर देगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा ना, अनलाइक चार्जेज है, अनलाइक है तो क्या ये इसको क्या कर लेगा, फिर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये ए का फोर्स था और ये बी का फोर्स था। और जीरो तभी होगा जब दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि अब देखो, अब यहाँ पे ये डी डिस्टेंस है, अब यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर है ये, तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा क्या आएगा, ये डी प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये क्लियर। तो इस केस में क्या था आपका, बताओ किधर की तरफ, मतलब अगर दोनों चार्ज अगर अनलाइक होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किधर की तरफ होता है, दोनों चार्जेस के बियॉन्ड होता है। क्लियर। चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे हमने, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत, ठीक। और एक हमने एक अलग से स्पेशल नोट करके लिखा हुआ है कि स्पेशल केस पढ़ा हुआ है। क्लियर। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इन सब का अब हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।